हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता जिसका शीर्षक है नीड़ का निर्माण फिर इसे दो भागों में पढ़ा है और नीड़ का निर्माण फिर कविता पर आधारित दो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, भाग 1 और भाग 2 के नाम से। तो जिन बच्चों ने इस कविता को अच्छी तरह से नहीं समझा है या वे पढ़ना चाहते हैं तो वे लिंक को क्लिक करके जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं, पूरी कविता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि आज मैं जिस विषय को पढ़ा रही हूँ वह है नीड़ का निर्माण फिर शीर्षक कविता का प्रश्न उत्तर चर्चा। तो प्रश्न उत्तर चर्चा से पहले आपको कविता के अर्थ को भली भांति समझ लेना चाहिए, यह आपके लिए अत्यंत जरूरी भी है। तो आज मैंने जिन प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप पहले सारे प्रश्नों को सुने, उसके उत्तर को भी सुने। इसके बाद सारे प्रश्नों को पहले कॉपी में उतारें और स्वयं से उत्तर लिखने की कोशिश करें। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कभी मालूम होगा नहीं कि आपने कितना समझा। तो स्वयं की जांच करें और इस प्रकार से खुद की कमी को भी समझने की कोशिश करें कि आपने कितना याद किया, आपको कितना समझ में आया और आप कितना उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का विषय, जो नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन भाग 3 प्रश्न उत्तर चर्चा। पहला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर कविता किनके द्वारा लिखी गई है? कवि के कुछ मुख्य रचनाओं का नाम लिखो। कवि है हरिवंश राय बच्चन, जो आप जानते हैं। उनकी मुख्य रचनाएं हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, सतरंगिनी। दूसरा प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है, कवि का यह कहना है कि मनुष्य को भविष्य के प्रति आशावान रहना चाहिए, जीवन के प्रति आस्थावादी रहना चाहिए, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, आशावान और आस्थावादी। आशावान यानी उम्मीद, कभी निराशा को स्थान नहीं देना चाहिए। आस्थावादी यानी विश्वास, अपने प्रति विश्वास, अपने सपनों के प्रति विश्वास। तो अपने सपनों के प्रति विश्वास हर मनुष्य को रखना चाहिए और इस बात पर ही कवि ने विशेष जोर दिया है। आंधी उठने पर उसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर है, आंधी के उठने पर अचानक आकाश में अंधकार छा गया, क्योंकि काले बादलों ने आकाश को घेर लिया, पूरी धरती उसकी चपेट में आ गई। अगला प्रश्न, बादलों को किस रंग का बतलाया गया है? तो बादलों को धूल से भरा धूसर रंग का बतलाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बादलों के घिरने का क्या परिणाम हुआ? आसमान के पूरी तरह से बादलों से घिर जाने पर दिन रात के समान अंधकारमय हो गया और रात तो और भी भयंकर प्रतीत होने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब इस अंधकारमय रात्रि का सवेरा कभी न होगा। रात्रि की घनघोर कालिमा को देखकर धरती का प्रत्येक जन और प्रकृति का कण कण भयभीत हो उठा। बादलों को घिरा देख ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा था कि इस रात्रि का सवेरा न होगा? कवि यहाँ क्या समझाना चाहते हैं? उत्तर है, जब आसमान में घिरे काले बादलों ने दिन को रात बना दिया और रात को और भी गहरी काली हो गई, यानी दिन जो है रात बन गया और रात और भी गहरी काली हो गई, बन गई, इसलिए ऐसा लग रहा था कि इस रात्रि का सवेरा ना होगा। कवि यह समझाना चाहते हैं कि विपरीत परिस्थितियां हमारे सोचने और समझने की क्षमता को नष्ट कर देती है। एक बार फिर से देख लीजिए
कवि क्या समझाना चाहते हैं कि जब हमारे सामने विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो हमारे सोचने और समझने की शक्ति क्या हो जाती है, कुछ क्षण के लिए समाप्त हो जाती है। मोहिनी मुस्कान से कवि का क्या आशय है? मोहिनी मुस्कान का आशय आस्थावादी दृष्टिकोण है। मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी आस्थावादिता का परिचय देता है और संकटों के गहन अंधकार में उम्मीद की किरण ढूंढ लेता है। कहने का अर्थ है कि हमारे सामने जितनी भी मुसीबत आए, संकट आए, विपत्ति आए, फिर भी हम जो हैं अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति हम विश्वास करना नहीं छोड़ते हैं। हमें विश्वास होता है स्वयं पर, स्वयं की शक्ति पर। इसी बात का उल्लेख कवि ने यहाँ किया है और मोहिनी मुस्कान का तात्पर्य इसी बात से है। देखिए, सवेरा अंधेरा किसका प्रतीक है? सवेरा प्रतीक है मनुष्य जीवन में आए संकटों और दुखों की समाप्ति से, और अंधेरा प्रतीक है संकटों तथा दुखों का। भीम कायावान भूधर किसे कहा गया है? तो भीम के समान विशालकाय पर्वत को कहा गया है। जो बड़े बड़े पर्वत पहाड़ होते हैं उसे ही भीम शब्द, भीम कायावान भूधर कहा गया है। यह प्रतीक है समर्थ तथा धनी व्यक्तियों का, माने इसे प्रतीक रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। आंधियों से क्या तबाही आई? आंधियों ने बड़े बड़े पर्वत, पहाड़, विशालकाय पेड़ों, कंकड़, ईंट पत्थर से बने महल, घरों इत्यादि को डगमगा दिया। बड़े बड़े पेड़ तो जड़ से ही उखड़ गए। तिनकों से विनिर्मित घोंसला किसका प्रतीक है? तो तिनकों से विनिर्मित घोंसला प्रतीक है सामान्य जन का। यानी जैसे भीम कायावान भूधर प्रतीक है धनी व्यक्ति का, वैसे ही तिनकों से विनिर्मित जो घोंसला है वह प्रतीक है सामान्य जन का। आशा के विहंगम से क्या तात्पर्य है? आशा के विहंगम अर्थात आशा रूपी पक्षी। विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य का आशावान बने रहना, इसे ही कहा गया है आशा के विहंगम। अगला प्रश्न, आशा के विहंगम से मनुष्य को क्या प्रेरणा मिलती है? आशा के विहंगम से मनुष्य को यह प्रेरणा मिलती है कि किसी भी संकट या मुसीबत से मनुष्य को हार नहीं मानना चाहिए। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि सब कुछ नष्ट भी हो जाए तो भी उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। निर्माण की प्रक्रिया पुनः शुरू की जा सकती है। यानी अगर हमारे जीवन में सब कुछ नष्ट हो गया तो भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं नाश के बाद ही निर्माण होता है। गर्व से निज तान फिर वक्ष फिर से कवि का क्या आशय है? विपरीत परिस्थितियों, मुसीबतों से लड़ते हुए उनसे आगे निकल जाना। यानी हमारे सामने जो संकट मुसीबत आई है, हम उससे लड़ते हुए हम उसको पार कर गए। इसका ही अर्थ है गर्व से निज वक्ष फिर। नभ के दंत कैसे हैं और क्यों? तो नभ के दंत किस तरह है? वज्र के समान कठोर हैं, क्योंकि नभ क्या है? क्रुद्ध है, क्योंकि आसमान में बिजली कड़क रही है, काले बादल छा गए हैं, ऐसा लग रहा है आसमान क्रोधित हो गया है। उषा के मुस्कुराने से कवि क्या कहना चाहते हैं? विपरीत परिस्थितियों, मुसीबतों, संकटों पर उम्मीद की किरण का विजय प्राप्त करना। यानी हमने विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त किया है, इस बात का द्योतक है उषा के मुस्कुराने से। जैसे मोहिनी मुस्कान का उत्तर है, वही यहाँ भी है। खग पंक्ति कहाँ गाती है? उत्तर है खग पंक्ति जो है, यानी खग जो है घोर गर्जन में आसमान में गाती है। यानी जो आसमान में इतना गर्जन हो रहा था उसी आसमान में गाती है। इसका तात्पर्य है विपरीत परिस्थितियों का हंसते हुए एवं डटकर मुकाबला करना। तिनके को चोंच में लेकर कौन उड़ता है और इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर हो है चिड़िया अपने चोंच में तिनके को लेकर उड़ती है। कवि यह कहना चाहते हैं कि यह निर्माण का द्योतक है, यानी प्रतीक है। चिड़िया का चोंच में लेकर उड़ना निर्माण का सूचक है। पक्षी अपने घोंसले के टूट जाने पर भी हार नहीं मानता है। अगला प्रश्न, पवन 49 के बारे में लिखें। देखिए, ऋग्वेद में पवन के 49 देवता माने गए हैं। ये 49 यानी कितना? 49 49 देवता माने गए। ये इतने प्रबल होते हैं कि अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाते हैं। यानी हवा की प्रबलता का द्योतक है पवन 49। देखिए अगला प्रश्न, चिड़िया पवन 49 को नीचा कैसे दिखाती है? पवन के 49 देवता इतने प्रबल होते हैं कि वे अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाते हैं। उनके तेज झोंके से
तिनकों से बना चिड़िया का घोंसला बिखर जाता है, परंतु चिड़िया कुछ पल बाद या अगले ही पल अपने चोंच में तिनका लेकर उड़ती है और नए घोंसले के निर्माण में जुट जाती है। चिड़िया का तिनका को चोंच में लेकर हवा के विपरीत दिशा में उड़ना ही पवन 49 को सहजता से नीचा दिखाना है। अब एक प्रश्न देखिए, निर्माण का सुख नाश के दुख से नहीं दबता है, कैसे? विनाश या नाश से हमें दुख होता है, यह क्षणिक है। जब नाश होता है तभी निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। निर्माण में आनंद है, खुशी है। किसी वस्तु का नाश हो जाएगा इसलिए हम निर्माण बंद कर दें, ऐसा नहीं होता है। किसी वस्तु का नाश हो जाएगा इसलिए हम निर्माण बंद कर दें, ऐसा नहीं होता है। खंडरों के गिरने पर ही नई इमारत खड़ी होती है। यानी निर्माण करने में जो खुशी होती है वह इतनी बड़ी है कि हम नाश से डरते नहीं हैं। अगर नाश हो भी जाता है तो हम निर्माण की प्रक्रिया में जुट जाते हैं। अब चलिए इस पाठ के 2 बड़े प्रश्न के तरफ। ये बड़े प्रश्न किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं, देखिए। नीड़ का निर्माण फिर कविता का सारांश या मूल भाव अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर आप सहज रूप से ही लिख सकते हैं। अगर आप कविता के अर्थ को समझ लेते हैं, कविता के भावार्थ को जान लेते हैं, तो आपके लिए यह प्रश्न जो है काफ़ी आसान हो जाएगा इसका उत्तर लिखना। आप सारांश को, भाव को समझ करके इसका उत्तर लिख सकते हैं। नीड़ का निर्माण फिर कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है, यानी इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें जो संदेश दिया है वह कविता के सारांश में ही निहित है। आप कविता के सारांश को अच्छी तरह से समझ लीजिए और जिन प्रश्नों की चर्चा मैंने यहाँ की है उन प्रश्नों को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो कवि ने क्या संदेश देना चाहा है, इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। मैं यही चाहूँगी कि आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर स्वयं से लिखने की कोशिश करें। यदि कहीं दिक्कत होगी तो आप मुझसे प्रश्न जरूर पूछें और मैं आपके हर प्रश्न का जवाब यथासंभव अवश्य दूंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में शेयर करें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।